ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में एक व्यापक स्तर पर जो तनाव चल रहा है दिन प्रतिदिन भयावह होता चला जा रहा है। लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ईरान को धमकियां दी जा रही हैं और ये युद्ध एक बेहद नाजुक मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक डेडलाइन भी दी है इसको लेकर के, और डेडलाइन ये नाजुक मोड़ जो तैयार हुआ उसके पीछे का कारण है हरमुज जलसंधि का बंद होना। हरमुज जलसंधि के बंद होने के कारण से वैश्विक स्तर पर जो है ऊर्जा संकट की स्थिति बनना। तो ऐसे में लगातार जो है डोनाल्ड ट्रंप को आप सभी जानते हैं, ट्वीट के माध्यम से या उनका ट्रुथ सोशल जो उनका खुद का सोशल मीडिया अकाउंट है उसके माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार जो है वो ईरान को डेडलाइन दे रहे हैं कि ईरान समय रहते हुए हरमुज जलसंधि को खोल दे, अन्यथा ईरान को पाषाण काल में ले जाएंगे, स्टोन एज में ले जाएंगे, तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे। और मैं एक बात बताऊं, ऐसा कर भी देगा अमेरिका। ईरान को कर चुका है, इराक को कर चुका है, सीरिया को कर चुका है। तो राष्ट्रपति ट्रंप जो है अभी जैसे कल तक का अल्टीमेटम था, है ना, कल तक का अल्टीमेटम था कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज को खोल दीजिए, अन्यथा यदि ऐसा नहीं किया आपने तो आपके सारे पावर प्लांट खत्म कर दिए जाएंगे, आपके सारे पुलों को खत्म कर देंगे, पूरी जितनी भी कनेक्टिविटी है सबको खत्म कर देंगे। यानी कि ट्रंप का कहना है कि हम पूरी एक सभ्यता खत्म कर देंगे, मानवीय सभ्यता को समाप्त कर देंगे। ये उच्च स्तर की तानाशाही है जो ट्रंप कर रहे हैं अभी बेहद सख्त भाषा में। आज पूरी रात सभ्यता मर सकती है, व्हाइट हाउस मतलब परमाणु हमले तक की योजना, मतलब ओवरऑल कुछ भी बोल रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने नहीं समझ में आ रहा कि ईरान में जो आम नागरिक हैं उनकी मनोस्थिति क्या होगी। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और समझिए, ईरान लगातार अमेरिका जो प्रयास कर रहा है कि युद्ध रुक जाए उसके सीज फायर के सभी प्रस्ताव को खारिज कर रहा है, स्थायी समाधान मांग रहा है कि युद्ध का स्थायी समाधान चाहिए। जो अमेरिका की शर्तें हैं उसे वो अपमानजनित मान रहा है और हैं भी वो। तो ऐसे में देखो, मैं आज के सेशन में कुछ आपको ऐसी चीज बताने आ रहा हूं, ये सब चीजें मीडिया में आपको पता चल जाती हैं, मैं मीडिया के इतर जा रहा हूं आपके लिए कुछ नया डिस्कस करने। विश्व में कई सारे ऐसे युद्ध हुए हैं जो विनाशकारी युद्ध हुए हैं। अभी जो युद्ध है मुझे लगता है जहां तक अभी विनाशकारी युद्ध की आहट की चौखट पर हम आके अभी खड़े ही हो रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय पे विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाए, क्योंकि परिस्थितियां बहुत नाजुक होती चली जा रही हैं और ये युद्ध आगे खिंचता है तो हो सकता है कि इसमें आने वाले समय में और भी देश एंट्री करें। आप सभी को पता है एक डिप्लोमेटिक कंडीशन भी बन रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, प्रपोजल लाया गया था, जिसपे चीन और रसिया ने वीटो कर लिया। ऐसी स्थिति भी बनी है, समझ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की सेनाएं ईरान के जितने भी रणनीतिक क्षेत्र हैं, जितने भी द्वीप हैं ईरान के, उन द्वीपों के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। लगातार पड़ोसी देशों से मिसाइलें दागी जा रही हैं। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार में ईरान में रह रहे जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनके लिए एडवाइजरी भी जारी की है, उन्हें सुरक्षित रहने के लिए मौजूदा स्थान पर ही रुकने के लिए कहा है। तो ओवरऑल कंडीशन खराब है। आज के सेशन में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पूरे मानव सभ्यता के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े और सबसे विनाशकारी युद्ध कौन कौन से थे, जिन्होंने वैश्विक सीमाएं, राजनीतिक नक्शे बदल दिए, जिन्होंने पूरे विश्व की राजनीति को ही तहस नहस कर दिया, बदल दिया। पश्चिमी एशिया का जो तनाव है, हो सकता है आने वाले समय में एक और विनाशकारी युद्ध का रूप हो ये। तो ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव है, 45 दिन होने के बावजूद भी युद्ध विराम को लेकर कोई भी कूटनीतिक स्थिति सफल नहीं हो रही है, युद्ध विराम नहीं होने की स्थिति में है। और युद्ध की वजह से दुनिया भर में लोग जो है ऊर्जा संकट से अब जूझने लग गए हैं। घरेलू गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इन युद्धों ने देश की सीमाओं में बदलाव करने के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक स्तर में बड़ा बदलाव किया है और इसका सीधा असर हम सबके जीवन में पड़ रहा है। तो आइए आज इतिहास में चलते हैं। मैं कुछ ऐसे युद्धों के बारे में आपको बताऊंगा
जो लड़ाइयां कई पीढ़ियों तक चली और उन्होंने इतना बड़ा विनाश किया कि कई पीढ़ियां खत्म भी हो गई। तो जब भी युद्ध की बात आती है, मैं सबसे पहला युद्ध जो है प्रथम विश्व युद्ध बताता हूं। मैं यहां पे कुछ युद्ध लिखवा रहा हूं और कुछ युद्धों के उदाहरण दूंगा आपको। मैं विश्व इतिहास में सब चीजें बहुत डिटेल में आप लोगों को क्लासरूम में पढ़ाता हूं। मानव सभ्यता में जो सार्वत्रिक युद्ध की संज्ञा देते हैं ना, सार्वत्रिक युद्ध, एक तो है आपका प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध, इनको सार्वत्रिक युद्ध कहा जाता है। बहुत लंबे समय काल तक चले और यदि इन युद्धों की आप सच्चाई पे चले जाइए तो निश्चित तौर पे प्रथम विश्व युद्ध जो था ना, अपने आप में 1914 से 1918 के बीच में यह युद्ध हुआ। यदि हम इस पूरे युद्ध में देखें तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग, 1.5 से 2 करोड़ लोग, बहुत बड़ी संख्या होती है, 2 करोड़ लोग इस युद्ध में मारे गए। प्रभावित होने वालों की संख्या तो बहुत बड़ी है। और अल्टीमेटली इसके पीछे का कारण देखें तो यही राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, गठबंधन प्रणाली है ना, ये सारी घटनाएं थी। पहली बार प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियारों का उपयोग किया गया था। लंबे समय काल तक लगभग 4 साल युद्ध चला और इस 4 साल के युद्ध में विश्व के देश एक साथ एक दूसरे के सामने आ गए। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे। तो पहला जो भयावह युद्ध था वो था प्रथम विश्व युद्ध। दूसरे युद्ध पे चलते हैं, वो है द्वितीय विश्व युद्ध। अभी मैं थोड़ा सा इन पे डिटेलिंग भी करूंगा। बाकी मैं ये सब चीजें आप यदि आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे सर्च करोगे फर्स्ट वर्ल्ड वार मेरे द्वारा, तो आपको मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। वीडियो पड़े हुए हैं उसके, देख सकते हैं आप लोग। यह युद्ध लगभग 6 साल चला। 1939 में चालू हुआ और 1945 तक चला। लगभग 7 से 8.5 करोड़ लोग इस युद्ध में मारे गए, द्वितीय विश्व युद्ध में। और इसके पीछे का कारण एडोल्फ हिटलर, उनकी विस्तारवादी नीति, लीग ऑफ नेशन का असफल होना, आर्थिक मंदी, राष्ट्रवाद, बहुत सारे कारण थे। और पहला युद्ध जिसमें परमाणु बम का उपयोग किया गया, जापान में 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम फेंके गए। द्वितीय विश्व युद्ध में होलोकास्ट, लाखों यहूदियों को एडोल्फ हिटलर ने मरवाया। मानव इतिहास का सबसे घातक युद्ध यदि किसी को माना जाता है तो द्वितीय विश्व युद्ध को माना जाता है। अभी मैं इस पे आऊंगा। इतिहास में एक और घटना हुई जो थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा, मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण, चंगेज खान के बारे में आप सभी जानते हैं। थोड़ा सा ये मध्यकाल की बात है, जब भारत में दिल्ली सल्तनत चल रहा था। जब दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश का शासन था, आपको याद करिए ख्वारिज्म का शाह भारत आया था, मांग बरनी। इल्तुतमिश ने इग्नोर कर दिया उसे और उस खतरे से बचा लिया। और उसके बाद लगातार बहुत सारे मंगोल आक्रमणकारी भारत की सीमा पे आए, चाहे बलबन का टाइम रहा हो, चाहे अलाउद्दीन का टाइम रहा हो। तो मंगोल शासक बहुत लंबे समय काल तक मंगोल आक्रमण 1206 से लेकर के 1368 के बीच में कई मंगोल आक्रमणकारी लगातार एशिया के क्षेत्र में, यूरोप के क्षेत्र में इन्होंने युद्ध किया। चंगेज खां का नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, चंगेज खां। आप इससे समझ सकते हैं कि उस समय काल में लगभग 3 से 4 करोड़ लोग मारे गए इसमें, इस युद्ध में। ये जो मैं डेटा लिख रहा हूं ना, मरने वालों का डेटा लिख रहा हूं आपको। एशिया और यूरोप में विनाश किया इस आदमी ने, चंगेज खां ने। कई शहर पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे। और बताता हूं आपको, मैं बहुत चीजें बताने वाला हूं। एक विद्रोह हुआ था चीन में जिसका नाम है ताइपिंग विद्रोह। ताइपिंग विद्रोह, ये सब मानव इतिहास की ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने मानव सभ्यता को शर्मसार किया है। ताइपिंग विद्रोह लगभग 1850 से लेकर के 1864 के बीच में हुआ था। 1850 से 1864 के बीच में हुआ, जिसमें लगभग 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए। 2 से 3 करोड़ लोग। 14 साल ये विद्रोह चला चीन में। ये एक सिविल वार था ताइपिंग विद्रोह।
चीन के इतिहास में एक बहुत बड़ा गृह युद्ध, सिविल वार 14 साल चला और एक धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष का रूप इसने ले लिया। ठीक है, तो ताइपिंग विद्रोह लिख लो, ये सब चीजें आपको काम आएंगी या फिर आप इसको जानकारी के तौर पे रख सकते हैं, लेकिन आपको रखना है। दूसरा चीन जापान युद्ध, आपका चीन और जापान के बीच में बड़ी लंबे समय काल तक संघर्ष चले हैं, खासकर जब चीन को एशिया का बीमार कहा जाता था। चीन जापान युद्ध, जापान का एक समय प्रबुद्ध होता था पूरे एशिया में। चीन और जापान के बीच में 1937 से लेकर के 1945 के बीच में कई झड़पें हुई लगातार, सोचिए जापान, और लगभग इस पूरे चीन जापान युद्ध में 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए, 2 से 3 करोड़ लोग। और ये आप समझिए कि इसी के बाद चाइना में जो है बाद में जाकर के चीनी साम्यवादी क्रांति होती है माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में। नानजिंग नरसंहार इसी टाइम पे हुआ था, बड़े स्तर पे नागरिक मारे गए। रूस में भी गृह युद्ध हुआ, रूसी गृह युद्ध, जब यहां पे बोल्शेविक क्रांति हुई उस समय सिविल वार में था रूस, सिविल वार में था रूस। और 1917 से लेकर 1923 तक अमेरिका भी सिविल वार में गया है। पता है क्या आपको? अमेरिका जब अब्राहम लिंकन थे, अब्राहम लिंकन की बाद में हत्या की गई, उस समय गृह युद्ध हुआ अमेरिका में। लगभग 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए, 1 करोड़ लोग रूसी गृह युद्ध में प्रभावित हुए। व्लादिमीर लेनिन की भूमिका बहुत बड़ी थी, भूखमरी और बीमारी से भी बहुत सारे लोग मारे गए इसमें। यदि मैं इन सभी युद्धों में कहूं तो सबसे भयावह युद्ध कोई था तो द्वितीय विश्व युद्ध था, सार्वत्रिक युद्ध की संज्ञा दी जाती है। सबसे लंबा और सबसे व्यापक और सबसे विनाशकारी कोई समय काल था तो मंगोल आक्रमणकारियों के टाइम पीरियड पे था, सबसे लंबा चला ये। सबसे बड़ा कोई गृह युद्ध था तो ताइपिंग विद्रोह था। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहे हैं? क्या हम समझ नहीं पा रहे अपने इतिहास से? क्या अमेरिका जैसा अपने आप को सभ्य कहने वाला देश जो पश्चिम एशिया को तबाह करने के लिए खड़ा है, क्या उसको कोई रोक नहीं सकता है? सीखने की चीज है, समझने की चीज है। हमने यूनाइटेड नेशन बना दिया है। क्या कर रहा है यूनाइटेड नेशन? और यूनाइटेड नेशन क्यों ही कुछ करे? क्योंकि वहां पे जिनको हमने परमानेंट 5 की पावर दी हुई है, जिनके पास परमानेंट 5 की पावर है, जो सिक्योरिटी काउंसिल के अपने आप को दादा समझते हैं, वही तो सब जगह युद्ध कर रहे हैं। फिर उन्हें रोक ही कौन पाएगा? रूस यूक्रेन को मार रहा है, अमेरिका दुनिया को मार रहा है, छोड़ ही किसे रहा है? अभी चाइना भी तैयारी पे है, आपको बता दे रहा हूं। चाइना भी ताइवान पे एक्शन को लेकर तैयार हो चुका है। इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान किस दिन लड़ जाए पता ही नहीं है, पूरा माहौल बन चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पूरा माहौल बन चुका है, पता नहीं किस दिन आपको युद्ध चालू हो जाए। हो सकता है इस युद्ध का ही विस्तार हो जाए। वो उत्तर कोरिया वाला अलग बैठा हुआ है, वो कह रहा है कब लड़ेंगे, अभी लड़ नहीं रहे, अभी मजा ही नहीं आ रही, मुझे भी साथ में ले लो। क्या ही हो गया पूरे विश्व को? सिर्फ और सिर्फ एक अशांति का माहौल। इजराइल रुकने का नाम नहीं ले। इजराइल कह रहा मुझे ग्रेटर इजराइल बनाना है, मुझे तो अपना विस्तार करना है, मुझे तो अपने स्वरूप को और बढ़ाना है। इजराइल की हालत यह है। तो जो पूरा का पूरा विश्व है ना, अलग ही तनाव में जा रहा है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं ग्लिम्स आपको देता हूं ये 2 युद्धों को लेकर, एक प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध मैंने जैसे कि आपको बताया 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया, और इसकी जो अल्टीमेट तत्कालिक वजह थी, ऑस्ट्रिया और हंगरिया के प्रिंस जो थे, जिनका नाम था फर्डिनेंट, उनकी सर्बिया में हत्या कर दी गई। यानी कि ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, सर्बिया में उनको मारा गया। उसके बाद जो केंद्रीय शक्तियां थी, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन साम्राज्य उस समय हुआ करता था, एक साथ हो गए। दूसरी तरफ जो है मित्र देश हो गए, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली, अमेरिका, ये सब एक साथ हो गए। लंबा युद्ध चला। पहली बार युद्ध में टैंकों का प्रयोग, जहाजों का प्रयोग, जहरीली गैसों का प्रयोग, रासायनिक केमिकल्स का प्रयोग, और युद्ध के परिणाम इतने भयावह हो गए, जर्मनी युद्ध में
हार गया। वर्साय की संधि की गई, तुर्की के साथ सेब्रे की संधि की गई, और उसी वर्साय की संधि ने, उसी सेब्रे की संधि ने बाद में जाकर द्वितीय विश्व युद्ध की नींव खड़ी कर दी। लीग ऑफ नेशन बनाया गया, बाद में लीग ऑफ नेशन भी फेल हो गया। 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जब एडोल्फ हिटलर ने पहला बम फेंका पोलैंड में। और इन सबके पीछे ऐसी ही पृष्ठभूमि थी, पहले भी युद्ध चल रहे थे। इतिहास का सबसे घातक संघर्ष है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसको हम टोटल वॉर कहते हैं। कई शहरों को खत्म कर दिया गया, पूरे जड़ से ही खत्म कर दिया गया। परमाणु बम फेंके गए कि कुछ बचा ही ना वहां पे। आज भी वहां पे हालत खराब है। सोवियत संघ यूएसएसआर के लगभग 2.7 करोड़ लोग मारे गए, चाइना में 2 करोड़ लोग मारे गए अकेले, जर्मनी, जापान, इन सब देशों को तबाह कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध ने। जर्मनी ने पहले पोलैंड पे हमला किया, उसे देखते ही ब्रिटेन, फ्रांस सब जर्मनी के खिलाफ आके खड़े हो गए। जर्मनी के साथ इटली आ गया, इटली के साथ जापान आ गया, जापान के बाद एक तरफ मिस्र राष्ट्र आके खड़े हो गए, ब्रिटेन खड़ा हो गया, सोवियत संघ खड़ा हो गया, अमेरिका खड़ा हो गया, फ्रांस खड़ा हो गया, चीन खड़ा हो गया, और यही युद्ध जो है बाद में जाके जापान को खत्म करके युद्ध समाप्त हुआ, परमाणु बम गिराया गया, यहूदियों को मारा गया। आज जिस इजराइल की बात कर रहे हैं ना, उस इजराइल के साथ हुआ भी बहुत बुरा है। यहूदियों को होलोकास्ट की घटना, लाखों लाखों यहूदियों को एक कमरे में जहरीली गैसों में, तो मित्र देश जीते, यूनाइटेड नेशन बना, फिर कोल्ड वॉर चला, और आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। हम कहां आगे बढ़ रहे हैं? क्या मानवीय सभ्यता की बात कर रहे हैं हम? ट्रंप क्या कह रहे हैं? मैं एक पूरी सभ्यता खत्म कर दूंगा। ये स्टेटमेंट शोभा दे रहे हैं। तो परिस्थितियां बहुत बद से बदतर हो चुकी हैं, और ये पूरी कहानी जो है ना युद्ध की, धीरे धीरे ईगो में कन्वर्ट होती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति इसको ईगो में ले रहे हैं। आपको यदि पावर है, आपके पास शक्ति है, उसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप किसी भी आम नागरिक को उड़ा दोगे, पूरे शहर को ही खत्म कर दोगे, पूरी सभ्यता को ही खत्म कर दोगे। ऐसे स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पे बहुत ही दिखाते हैं कि आपके अंदर बहुत बचपना है। आप समझ ही नहीं सकते कि वैश्विक जिम्मेदारी क्या है। ज्यादा पावर से ज्यादा जिम्मेदारियां भी तो मिलती हैं। ठीक है, अब युद्ध में क्या हो रहा है, क्या स्थितियां देख रहे हो आप लोग भी। निश्चित तौर पे अब ये युद्ध जल्दी नहीं रुकेगा, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं। अभी तक के सारे प्रयास असफल हुए, 45 दिन हो चुके हैं, अभी युद्ध और चलेगा। अब तो ये युद्ध चलेगा, लोग देखेंगे। कोई परमाणु बम का उपयोग नहीं होने वाला है, लेकिन ईरान खत्म होने वाला है, और ईरान के कारण से पूरे विश्व में ऊर्जा संकट जैसी स्थिति बनने वाली है। खत्म होने का मतलब क्या है? एक युद्ध किसी भी देश को कई साल पीछे लेके खड़ा कर देता है। ईरान अब जाके 50 साल पीछे चला जाएगा। जो पाषाण काल की बात कह रहे हैं ना ट्रंप, वो कर देंगे, वो हो जाती है स्थिति। अमेरिका तो 7 समंदर दूर बैठा है। गल्फ क्षेत्र के देशों को समझना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में आके इतनी बड़ी अशांति हो रही है। कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा टारगेट किया गया है वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को लेकर के। अब इस डायरेक्शन पे हम जो है अलग से बात करेंगे। अभी बहुत सारे सेशंस मैं इस मुद्दे पे आपको आने वाले समय पे लूंगा, लेकिन जनरली मैं चाह रहा था कि कुछ आपको यहाँ पे डिस्कस करूं। मैं वैश्विक परिदृश्य को आप लोगों को समझाऊं, इतिहास की उन भयावह स्थितियों को समझाऊं जिन स्थितियों से वर्तमान विश्व आने वाले समय में जूझ सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड के साथ वर्तमान परिदृश्य को जोड़ने का मैंने प्रयास किया है। ठीक है, चलिए।